गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। रूपेश, वंदना, प्रियंका, गौरव, उसके बाद में आभा, पवन, अनुभव, सतीश, अंकित, शिवम शुक्ला, प्रियंका, विकास, मुन्ना और अमनदीप, अंशु, अजीत, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्रीय काल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप सभी लोग जल्दी से सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। जो बच्चे कह रहे हैं कि वीडियो अपलोड नहीं हुई है, वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप एक बार अपना बैच खोलकर देखें, उसमें वीडियो भी अपलोड हो चुकी है दोनों दिन की, और आपके जो पीडीएफ हैं वो भी अपलोड हो चुकी हैं। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि आप लोग सबसे पहले तो अपना जो बैच है उसको ओपन करके देखें, उसमें वीडियो शो हो रही हैं, सारी क्लास है ना। और कल हमने क्या स्टार्ट किया था? कल मैम हमने स्टार्ट किया था उपराष्ट्रपति, तो हम उसी को आगे पढ़ने वाले हैं। 2 आर्टिकल मैंने कल डिस्कस कर दिए थे उपराष्ट्रपति के। उपराष्ट्रपति जिन्हें आप कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जिन्हें आप कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के लिए बेटा मैंने आर्टिकल नंबर 62 आपसे डिस्कस किया था, सॉरी आर्टिकल नंबर 63 डिस्कस किया था, आर्टिकल नंबर 64 डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था कि राज्य जो राष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, यही इनका मुख्य कार्य होता है। आर्टिकल 65 में बेटा आज हमें पढ़ना है, और ये मैं वैसे आपको राष्ट्रपति में भी पढ़ा चुकी हूं। लिखा है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, रिक्त होने पर vacant the office of president, vacant the office of president, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, और ये मैंने आपको राष्ट्रपति में भी प्यारे बच्चे बताया था, ये आपको ध्यान रखना है। और आप अच्छे से प्यारे बच्चे, वीडियो अपलोड हो चुकी है, प्लीज ओपन द ऐप एंड प्लीज चेक द वीडियोस। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चीज हो चुकी है, मैं आपको बता रही हूं तो आपको इतना विश्वास करना है। नहीं हो रहा है तो क्लास के एंड में मैं आपको एप्लीकेशन खोल के दिखा दूंगी। अपलोड हो चुकी है बच्चे, थोड़ा ठीक है, तो अपलोड हो चुकी है। नहीं होती तो मैं आपको सीधा बोलती कि नहीं हुई है। 24 और 25 दोनों डेट की क्लास हो चुकी हैं। तो अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करती हूँ तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। और क्या सुनेंगे? सुनेंगे ये कि आपके जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका मेन फंक्शन होता है राज्यसभा के चेयरमैन का, लेकिन कभी कभी जब राष्ट्रपति की पोस्ट खाली होती है तो आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति उस समय पर क्या करते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करते हैं। और जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेंगे, जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करेंगे, तो उनको सैलरी एक्टिंग प्रेसिडेंट की मिलेगी। लेकिन जब वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे तो उनको सभापति की सैलरी मिलेगी। अब आप कहोगे उपराष्ट्रपति की सैलरी, तो बेटा उपराष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वो कुछ होती ही नहीं। क्यों मैम? क्योंकि उपराष्ट्रपति के नाम से उनका कोई काम ही नहीं है, उपराष्ट्रपति के नाम से वो कोई काम ही नहीं करते। तो जिस दिन मतलब जिस नाम से वो कोई काम ही नहीं करते तो उसकी सैलरी कैसे ले सकते हैं? तो आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि उपराष्ट्रपति की सैलरी, उपराष्ट्रपति का वेतन आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, है ना? और ये क्वेश्चन कई बार मेरे सामने आ चुका है। तो बेटा इनकी कोई सैलरी नहीं होती, उपराष्ट्रपति के नाम से इनको वेतन नहीं मिलता, बल्कि इनको वेतन किसका मिलता है? राज्यसभा के सभापति का। राज्यसभा के सभापति का वेतन इनको मिलता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। किसका मिलता है? तो आप कहोगे मैम चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का।
चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और ये कितना होता है? 4 लाख रुपए प्रति माह, 4 लाख रुपए पर मंथ प्यारे बच्चे इनको सैलरी मिलती है। और जब उपराष्ट्रपति आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट, तब इनको सैलरी मिलती है 5 लाख रुपए। एक्टिंग प्रेसिडेंट का जब ये काम करते हैं तो कितनी सैलरी मिलती है? तब मिलती है मैम 5 लाख रुपए प्रति माह। और प्रति माह को आप जानते हैं क्या कहते हैं? पर मंथ। ये सैलरी इनको मिलती है। और सैलरी इनको कहां से दी जाती है मैम? ये भी हमारा प्रश्न है। तो बेटा इनको भी जो सैलरी दी जाती है वो दी जाती है भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से दी जाती है, संचित निधि से दी जाती है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के नाम से इनकी कोई सैलरी नहीं होगी, क्योंकि उपराष्ट्रपति के नाम से इनका कोई भी काम नहीं है। ठीक है, अब देखिए, तो आप लिखेंगे पे फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो भारत की संचित निधि से इनको सैलरी दी जाती है, पर मंथ इनको सैलरी दी जाती है। इतनी बात आपको समझ में आई है? राष्ट्रपति को भी वेतन बेटा जी भारत की संचित निधि से ही मिलता है, ऑलरेडी मैं ये बता चुकी हूं। और ये वो बच्चे हैं जो रेगुलर क्लासेस नहीं करते हैं और नहीं करेंगे तो फिर हमेशा दिक्कत बनी रहेगी। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 65 और ये सैलरी वाला पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया है अलग से। 65 में केवल इतनी बात है जो यहां लिखी हुई है, मिक्स मत कर दीजिएगा दोनों को। आगे चलते हैं और आर्टिकल 66 की बात करते हैं। तो सबसे पहले जब आप आर्टिकल 66 की बात करेंगे तो 66 का सब क्लॉज 1 लिखिएगा, क्योंकि इसमें क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यानी कि सॉरी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ समझ आएगा और नहीं सुनेंगे तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। वाइस प्रेसिडेंट, जब बेटा हम इनके निर्वाचक मंडल की बात करते हैं तो इनके निर्वाचक मंडल में सबसे पहले तो ध्यान रखना कि इनका भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट, इनके में भी सीक्रेट वोटिंग होती है। सीक्रेट वोटिंग का मतलब है कि यहां पर लोग नहीं बता सकते, जो मतदाता होते हैं एमपी, कि किसने किसको वोट दिया है। गुप्त मतदान होता है, सीक्रेट रखना पड़ता है कि उन्होंने किस कैंडिडेट को वोट दिया है। और यहां पर जो आपके मतदाता होते हैं उनका लिखिएगा कि मतदाता कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, all members of both house of parliament, both house of parliament। और जबकि आपने देखा था कि वहां पर केवल निर्वाचित सदस्य, ठीक है, कितने होते हैं? तो आप कहेंगे कि मैम वहां पर केवल निर्वाचित सदस्य की बात हो रही है और यहां पर आपके ऑल मेंबर्स यहां पर बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि यहां पर आपके निर्वाचित सदस्य भी वोट करते हैं और प्लस में मनोनीत सदस्य भी बात करते हैं। मनोनीत सदस्य यानी कि इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक बच्चा यहां लगातार कमेंट करता रहता है कि खान सर की क्लास में उन्होंने बताया है कि 52 से 151 तक पार्ट 5 है, लेकिन आप शायद ये भूल रहे हैं।
आप शायद प्यारे बच्चे ये भूल रहे हैं कि मैं पार्ट 5 में आपको पूरा पार्ट 5 नहीं पढ़ा रही हूं, अभी केवल यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ा रही हूं। पार्ट 5 में आपकी संसद भी है, पार्ट 5 में आपका सुप्रीम कोर्ट भी है। चीजों को रटा मत करो कि किसने क्या बता दिया, चीजों में यह भी समझा करो कि आपको क्या बताया गया है। अभी हम यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं, संघीय कार्यपालिका मैंने आपको बताया है, और उसमें आपका आर्टिकल 52 से 78 तक ही पार्ट 5 में है। ठीक है, आगे देखिए प्यारे बच्चे, प्लीज क्लास में फोकस होकर पढ़ें। तो यहां पर आपका इसका मतलब है कि कौन वोट करता है? मैम केवल एमपी वोट करते हैं। यहां पर आपको मैं बता दूं, एमएलए वोट नहीं करते हैं, एमएलसी वोट नहीं करते हैं, इनमें से कोई भी वोट नहीं करता। एमएलसी तो ना तो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं और ना ही बेटा जी आपको बता दूं उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करते हैं। क्लियर बात है यहां तक? आगे देखिए, अगर मैं आगे आपसे बात करूं तो एक है आपका आर्टिकल नंबर 66 का सब क्लॉज 2, ये कहता है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है, उपराष्ट्रपति बनना चाहता है, वह ना तो एमपी हो, ना एमएलए हो और ना ही एमएलसी हो, इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मैम? एमएलसी क्या होता है पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, लेकिन हमें ये समझ आएगा कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, डेली ये क्वेश्चन क्लास में आता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये लास्ट टाइम आज मैंने बताया है, विधान परिषद का सदस्य। इसके बाद मैं नहीं बताऊंगी कि एमएलसी क्या होता है, क्योंकि बेटा रिवीजन करना आपकी ड्यूटी है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो आप ध्यान रखेंगे कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है वो ना तो एमपी हो, ना एमएलए, ना ही एमएलसी। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि क्या ऐसा व्यक्ति फिर कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है? मान लीजिए हम आपसे क्वेश्चन करें कि अगर कोई व्यक्ति एमपी या एमएलए या एमएलसी है तो क्या होगा? तो क्या होगा मैम? अगर कोई होगा तो कोई ऑप्शन है या नहीं है? हाँ बेटा जी, ऑप्शन है। ऐसा व्यक्ति जो एमपी या एमएलए या एमएलसी है तो वह उपराष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण के दिन से उसका पद उस सदन में रिक्त माना जाएगा, जिसका वह सदस्य था। अब चाहे वो संसद का सदस्य हो, चाहे विधानसभा का, चाहे विधान परिषद का। क्यों मैम ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही पद पर रह सकता है, दो पद पर नहीं रह सकता। या तो वो अपनी मर्जी से रिजाइन कर दे, और अगर वो रिजाइन नहीं करेगा तो जिस दिन वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट को होल्ड करेगा, वैसे ही उसका पोस्ट उस हाउस में वैकेंट हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, जिस दिन वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट को होल्ड करेगा।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अमन कल की क्लास देखो, आर्टिकल 64 में लिखवा चुकी हूं। ठीक है, तो यहां तक की बात अगर समझ आई हो तो बच्चे एक बार थम्स अप करें, और कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ लें। तो आप ध्यान रखेंगे कि एक व्यक्ति, पहली बात तो एमपी, एमएलए या एमएलसी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर है तो वो बन सकता है, वो बन सकता है। बट जिस दिन वो पोस्ट को होल्ड करेगा एज अ वाइस प्रेसिडेंट, उस दिन प्यारे बच्चे क्या होगा, उस दिन से मैम उस हाउस में उसकी पोस्ट वैकेंट हो जाएगी जिसका वो मेंबर था। चाहे फिर वो एमपी हो, चाहे फिर वो एमएलए, चाहे फिर वो एमएलसी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्स एवरीवन। बहुत प्यारे बच्चे हो आप, रिस्पॉन्स अच्छे से करते हो। आर्टिकल 66 का सब क्लॉज 3, इसमें क्या है भाई, वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस हैं, योग्यताएं हैं। क्वालिफिकेशंस यानी कि योग्यताएं, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। क्वालिफिकेशंस क्या हैं, योग्यताएं क्या हैं। सेम एज प्रेसिडेंट होती हैं, कुछ चीजों को छोड़कर। भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, फर्स्ट क्वालिफिकेशन। सेकेंड इज न्यूनतम आयु, मिनिमम एज, न्यूनतम आयु यानी कि हम कह सकते हैं मिनिमम एज, ये कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स, 35 वर्ष। उसके बाद में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये मैंने कल ही क्लियर किया था कि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, केवल एलिजिबिलिटी इसके पास होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, लिखिएगा शुड बी एलिजिबल, शुड बी एलिजिबल, शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड, टू बी इलेक्टेड as a member of राज्यसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा। केवल क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी, लेकिन ये राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। मैम उपराष्ट्रपति के लिए एक से ज्यादा उम्मीदवार हो सकते हैं, ऑफकोर्स एक से ज्यादा होते हैं राहुल, तभी तो इलेक्शन होता है। ऑफकोर्स एक से ज्यादा होते हैं बच्चे। ठीक है, अब ये देखिएगा राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति के लिए क्या था बेटा, वो किस सदस्य सदन का होना चाहिए। फिर बोला है कि भैया पागल ना हो, फिर बोलता है कि लाभ के पद पर ना हो, मतलब सरकारी नौकरी में ना हो, लाभ के पद पर ना हो, और अगर हुआ सरकारी नौकरी में तो रिजाइन देना पड़ेगा, तब इलेक्शन लड़ पाएगा। और लिखा है कि भैया दिवालिया ना हो, यानी कि बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, दिवालिया ना हो। ठीक है, लिखिएगा डू नॉट इंसॉल्वेंट, डू नॉट इंसॉल्वेंट, डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। और नेक्स्ट लिखिएगा बच्चा कि मैम डू नॉट अनसाउंड माइंड, डू नॉट अनसाउंड माइंड। ठीक है, पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको यहां पे ये भी ध्यान रखना है कि यहां पर भी पूछा जाता है कि जमानत राशि कितनी होनी चाहिए, यानी बेल अमाउंट। जल्दी से बताइए कितनी होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए। और ये जो जमानत राशि है ये जब्त कब होती है, जब्त को इंग्लिश में कहते हैं सीज्ड, ये जब्त कब होती है। और एक दो क्वेश्चंस ये बनते हैं कि यहां पर प्रस्तावक कितने होते हैं, प्रपोजर्स, और यहां पर सेकेंडर्स कितने होते हैं, यानी कि अनुमोदक, जो नाम के प्रस्ताव को अप्रूवल देते हैं, इनको कहते हैं बेटा जी सेकेंडर्स। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के लिए बेल अमाउंट कितना होता है। मैम 15,000,
और इसको क्या किया जाता है, डिपॉजिट। कहां पर डिपॉजिट किया जाता है मैम, आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। सीज कब होती है, जब मैम टोटल वैलिड वोट्स, कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त ना होने पर, जो टोटल वोट्स पड़ते हैं उनका 1/6 वोट भी अगर कोई कैंडिडेट अचीव नहीं कर पाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि फिर क्या हो जाता है, फिर मैम यहां पर जो है उनकी जो अमाउंट है, जो बेल अमाउंट उन्होंने दी थी एज अ कैंडिडेट, वो सीज्ड हो जाती है। और उसके बाद यहां प्रस्तावक कितने होते हैं मैम, 20, और अनुमोदक कितने होते हैं मैम, 20। मुझे बताइए प्रेसिडेंट के लिए कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं, बताइए प्रेसिडेंट के लिए कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं, बताइए जल्दी से। अलग अलग समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं हैं जीवन में, किसी किसी बच्चे के जिस समस्या का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। वेरी गुड, 50-50 वाले बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। अब प्यारे बच्चे हम बात करते हैं आर्टिकल 67। आर्टिकल 67, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का हमें क्या जानना है इसमें, कार्यकाल। कार्यकाल कह दीजिए बेटा, या पदावधि एक ही बात है, या पदावधि। टर्म ऑफ ऑफिस या टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो आप सबको पता है कितना होता है, आप सबको पता है बच्चा कितना होता है, बताइए कितना होता है मैम, 5 इयर्स, 5 वर्ष होता है। किस दिन से, पद ग्रहण के दिन से, पद ग्रहण के दिन से। होल्ड द ऑफिस, होल्ड द ऑफिस। नेक्स्ट, त्यागपत्र किसको देते हैं, ये रेजिग्नेशन। तो आप कहेंगे मैम ये अपना रेजिग्नेशन देते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट, 5 वर्ष के पश्चात, आफ्टर 5 इयर्स, 5 वर्ष के पश्चात भी पद पर बने रहते हैं जब तक नए उपराष्ट्रपति, जब तक नए उपराष्ट्रपति या इनको आप कह सकते हैं उत्तराधिकारी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है अगर नए उपराष्ट्रपति की जगह उत्तराधिकारी वर्ड आ जाए, ठीक है, यानी कि सक्सेसर। नए उपराष्ट्रपति पद ग्रहण ना करें। डू नॉट होल्ड ऑफिस, डू नॉट होल्ड ऑफिस। जब तक नए वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट को होल्ड नहीं करेंगे तब तक प्यारे बच्चे ये पुराने ही आपके वाइस प्रेसिडेंट उस पोस्ट पर रहेंगे। क्या ये बात आपको ध्यान से समझ में आ रही है? 6 साल किससे होता है? 6 साल इनका नहीं होता है, 6 साल राज्यसभा के सदस्यों का होता है। और ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं बच्चे, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं।
इतनी बात समझ में आ गई। तो आर्टिकल 67 में इनके टेन्योर की बात की गई है। आगे इनको हटाया कैसे जाता है, तो लिखिएगा इनको राज्यसभा के द्वारा इनके पद से हटाया जाता है। इनके पद से हटाया जाता है साधारण बहुमत के साथ। साधारण बहुमत के साथ। साधारण बहुमत मतलब सिंपल मेजॉरिटी। साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। पारित प्रस्ताव द्वारा। तो हटाता कौन है मैम? राज्यसभा। क्यों? क्योंकि मैम ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। क्योंकि मैम ये राज्यसभा के कौन होते हैं? सदस्य, वो सॉरी चेयरमैन होते हैं। इसलिए इनको हटाने का अधिकार राज्यसभा के पास ही होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आर्टिकल नंबर 68। 2/3 नहीं होगा, इन्हें स्पेशल मेजॉरिटी से नहीं हटाया जाता, सिंपल मेजॉरिटी से हटाया जाता है, मतलब कि साधारण सा बहुमत। उपस्थित और मतदान का 50% + 1। स्पेशल मेजॉरिटी नहीं होती इनके लिए। स्पेशल मेजॉरिटी होती है आपके प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, आ जाइए राहुल, आप ही के क्वेश्चन का आंसर दे रही हूं बेटा, टेंशन मत लीजिए, सारे प्रश्नों का उत्तर आपके पास जाएगा। आर्टिकल नंबर 68, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर वैकेंट द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो लिखिएगा पहले तो पद रिक्ति का कारण। पद रिक्ति का कारण, रीजन ऑफ वैकेंट। रीजन ऑफ वैकेंट। तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं बच्चे? मैम एक तो आपने बताया है मृत्यु, यानी कि डेथ एक रीजन होता है। दूसरा आपने बताया है रेजिग्नेशन, त्याग पत्र। और तीसरा आपने हमें बताया है हटाया जाना, यानी रिमूवेबल प्रोसेस। रिमूवेबल प्रोसेस, ये आपने हमें 3 कारण बताए हैं कि नहीं? ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। खुशी ने क्रॉस क्वेश्चन किया है कि लोकसभा से राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा की भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। जी नहीं, लोकसभा की केवल सहमति चाहिए। लोकसभा की केवल सहमति से खुशी आपके क्वेश्चन का आंसर है। केवल लोकसभा एग्री होनी चाहिए, लोकसभा से इसके लिए मोशन पास नहीं होता, मोशन पास करती है राज्यसभा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, यहां पर मैंने अब यहां पे रीजन हो गया, तो भाई फुलफिल कैसे किया जाएगा मैम? तो लिखिएगा उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए यथाशीघ्र। यथाशीघ्र का मतलब है एज सून एज यथाशीघ्र निर्वाचन कराए जाएंगे। निर्वाचन कराए जाएंगे। अब बच्चे का क्रॉस क्वेश्चन, जो बच्चा अच्छे से पढ़ता है वो कहेगा मैम इलेक्शन कराने में तो समय लगेगा, तो क्या इलेक्शन तक इनकी पोस्ट वैकेंट रहेगी?
तो क्या इलेक्शन तक हम ये मान के चलें कि इनकी पोस्ट पर कोई नहीं बैठेगा? बैठेगा। लेकिन यहां पर आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चे, और बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से, अगर इनकी पोस्ट वैकेंट है तो इलेक्शन होगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर कार्यवाहक उपराष्ट्रपति जैसी कोई पोस्ट नहीं होती। पहले तो आप इस चीज को अपने माइंड से निकाल लेना कि एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट जैसी कोई पोस्ट होती है। ऐसी कोई भी पोस्ट बेटा जी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो मैम क्या ये पोस्ट खाली रहेगी? जी नहीं। ध्यान से समझिएगा, आपका जो हाउस है राज्यसभा, इसमें एक होते हैं बेटा जी चेयरमैन, जिन्हें आप सभापति कहते हैं। और ये सभापति कौन होते हैं? मैम उपराष्ट्रपति ही सभापति के रूप में काम करते हैं। और एक यहां पर बनाए जाते हैं वाइस चेयरमैन, जिन्हें आप कहते हैं उपसभापति। ध्यान से सुनना बच्चे, उपसभापति। अब आपने यहां पे ये देखा कि राज्यसभा में दो यहां पर चेयरमैन, एक चेयरमैन है और एक वाइस चेयरमैन। तो ये वाइस चेयरमैन क्यों बनता है? वाइस चेयरमैन इसलिए बनता है कि इनकेस अगर कभी भी सभापति का जो पद है ये किसी कारण से रिक्त हो जाए, वैकेंट हो जाए, तो फिर क्या होगा? तो फिर मैम यहां पर सभापति क्या करेंगे? उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेंगे, सभापति के रूप में कार्य करेंगे। तो इसलिए यहां पर हमें एक्टिंग प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं होती, एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वाइस चेयरमैन एज अ चेयरमैन फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही चेयरमैन की पोस्ट खाली होती है। ठीक है, क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ गई है? क्या यहां तक की बात समझ में आ गई है? तो फटाफट से प्यारे बच्चे मुझे बताएं। अब आ जाते हैं मैम आर्टिकल नंबर 69। इसमें है बेटा जी उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति की शपथ, ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो लिखिएगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट की ओथ है, लिखिएगा शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। इनको ओथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। वेरी गुड, जिन बच्चों ने लिखा है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इनको प्रेसिडेंट इनको क्या दिलाते हैं? इनके पद की शपथ। नहीं जी, इनके शेड्यूल 3 में ओथ नहीं है, अनुसूची 3 में इनकी कोई शपथ नहीं है। इनकी शपथ है आर्टिकल 69 में, और ये मैंने शेड्यूल्स पढ़ाते समय आपको बताया था। ठीक है, क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई? क्या यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है, हाँ, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के जज। वेरी गुड, आप इस तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये होते हैं आपके उपराष्ट्रपति। बस इतना ही हमें पढ़ना है, इससे ज्यादा यहां पर क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे ज्यादा बेटा यहां पर क्वेश्चन नहीं आएगा। जी हाँ, सीपी राधाकृष्णन जी वर्तमान में आपके देश के उपराष्ट्रपति हैं। इतनी बात समझ में आ गई? प्लीज एक बार फटाफट से मुझे थम्स अप करें, या फिर आप यहां पर जो है रिस्पॉन्स करने के लिए स्माइली करें, जो भी चीज आप करना चाहें, लेकिन मुझे बताएं कि यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अगर आ गई हो तो प्लीज यहां पे फटाफट से मुझे बताएं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे यहाँ ध्यान से सुनिए, अब आपकी एक चीज बचती है जो आपके उपराष्ट्रपति के बाद में मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाली हूं, उसे हम कहते हैं आपातकालीन उपबंध। ये आपका प्रेसिडेंट से लिंक करता है, लेकिन मैंने उपराष्ट्रपति शुरू कर दिया था, कोई बात नहीं, अब इसको हम पढ़ लेते हैं। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन उपबंध।
ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट किस पार्ट में है? पहला क्वेश्चन, भाग। ये प्रेसिडेंट की पावर्स होती हैं। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, और कहां से लिया है ये भी पूछा जाता है, कहां से लिया है, ये क्वेश्चन बेटा बनता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है पार्ट 18, भाग 18 में है। आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक है। और कहां से लिया गया है? तो टेकन फ्रॉम जर्मनी, टेकन फ्रॉम जर्मनी। कहां से लिया है मैम? टेकन फ्रॉम जर्मनी। ठीक है, टेकन फ्रॉम जर्मनी। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम एक आपातकाल पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं बच्चा नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल में है मैम? ये आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 352 में है। सबसे पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का आधार क्या होता है, यानी किन आधारों पर हम राष्ट्रीय आपातकाल अपने देश में लगाते हैं? तो बेटा जी, पहला आधार होता है युद्ध, यानी कि वॉर। दूसरा होता है बाहरी आक्रमण, यानी जब कोई देश अचानक से हमारे देश पर अटैक कर देता है, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन। और एक होता है बेटा सशस्त्र विद्रोह, जिसे हम कहते हैं आर्म्ड रिविलियन, जिसे हम कहते हैं आर्म्ड रिविलियन। मैम, सशस्त्र विद्रोह क्या होता है? जब आपके देश के लोग आपस में हथियारों के साथ एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। उपसभापति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जी हां, उपसभापति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन सभापति नहीं होते हैं। ठीक है, तो सशस्त्र विद्रोह क्या होता है मैम? जब आपके देश के लोग आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा शुरू करें, लेकिन हथियारों के साथ, जब एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर देते हैं, उसको हम कह सकते हैं। अब ध्यान से सुन लो, ध्यान से। अब यहां पे देखो बेटा, अगर मैं बात करती हूं तो इसके आगे लिखना कि जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है, लिखना ओहो, आर्म्ड रिविलियन, एक्सटर्नल एग्रेशन, लिखना आर्म्ड रिविलियन शब्द के आगे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। जोड़ा गया मतलब एड ऑन, एड ऑन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। तो इसका मतलब 1978 से पहले ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, नहीं, ये वर्ड नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, बल्कि प्यारे बच्चे इसकी जगह पर क्या था? आंतरिक अशांति शब्द था, आंतरिक अशांति, जिसे हम कहते हैं इंटरनल डिस्टरबेंस। ये वर्ड पहले यहां पर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, इंटरनल डिस्टरबेंस, और इसको क्या किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया। हटाया मतलब रिमूव कर दिया गया। क्यों किया गया था? कारण भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आंतरिक अशांति शब्द का इंदिरा गांधी जी ने मिसयूज किया था। इस वर्ड का इंदिरा गांधी जी ने अपनी पावर में अपने समय पर मिसयूज किया था, तो आगे से कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा ना कर सके, इसलिए आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया था। और ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा प्यारे बच्चे किया गया था। अब आगे सुनिए, राष्ट्रीय आपातकाल मैम अब तक कितनी बार लग चुका है? अब तक कितनी बार? हाउ मेनी टाइम्स? अब तक कितनी बार लग चुका है राष्ट्रीय आपातकाल आपका? तो आप कहेंगे 3 टाइम्स, 3 बार। कब कब?
1962 मैम यहां पर किया था चीन ने आक्रमण। 1971 मैम यहां पर हुआ था हमारा पाकिस्तान से युद्ध। और नेक्स्ट है हमारा 1975 और ये लगा था मैम आंतरिक अशांति के आधार पर, यानी इंटरनल डिस्टरबेंस के बेस पर किसने लगाया था मैम? इंदिरा गांधी जी ने। इंटरनल डिस्टरबेंस ये 1975 वाला इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जो आपकी पीएम थी वो थी बेटा जी इंदिरा गांधी जी, और यहां पर आपके देश के जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद साहब जी। फखरुद्दीन अली अहमद साहब जी। तो इंदिरा गांधी जी सीधा फखरुद्दीन अली अहमद जी के पास गई और इन्होंने बिना किसी से डिस्कस किए हुए 1975 में नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करवा दिया। नेशनल इमरजेंसी को क्या करवा दिया? डिक्लेयर करवा दिया। तो ये कहा गया ये तो बहुत गलत बात है कि इंदिरा गांधी जी ने किसी से डिस्कस भी नहीं किया, 1971 वाली इमरजेंसी खत्म भी नहीं हुई थी और आपने 1975 में फिर लगा दी। तो आगे से कोई भी ऐसा हरकत न करे, इसके लिए यहां पर क्या किया गया? 44वां संविधान संशोधन। और बता दूं मैं कि सबसे पहले आप लिखो कि जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है इसकी घोषणा कौन करता है? तो बेटा जी घोषणा करते हैं राष्ट्रपति। ये पावर राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति को बोला गया सुनो राष्ट्रपति साहब, घोषणा आप करेंगे, आपका अधिकार है, लेकिन मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति के साथ। लेकिन मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति के बाद कहा गया अकेले पीएम के कहने पर आप नहीं करेंगे, आपको कैबिनेट से परमिशन लेनी होगी अनुमति के बाद। लिखिएगा आफ्टर अप्रूवल ऑफ कैबिनेट, कि आप ही करेंगे अनाउंसमेंट, घोषणा, लेकिन केवल पीएम के कहने पर नहीं, जैसे कि 1975 में हो गया था। आपको ध्यान रखना, इन्होंने कहा कि आप मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति आफ्टर रिटन अप्रूवल ऑफ कैबिनेट, आफ्टर रिटन अप्रूवल ऑफ कैबिनेट, रिटन अप्रूवल ऑफ कैबिनेट, कि भैया कैबिनेट की परमिशन लेना रिटन में, वो भी ऑरल फॉर्म में नहीं। और ये जो रिटन वाला ऐड किया गया ये भी किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया कि रिटन परमिशन चाहिए होगी प्रेसिडेंट को, तब जाकर वो डिक्लेयर करेंगे, अदरवाइज वो नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। अब यहां पे बात आती है कि हमें मैम ये बताइए कि जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है और इसकी घोषणा राष्ट्रपति कर देते हैं तो फिर हमें इस पर अनुमोदन भी लेना होता है, हमें मैम इस पर अप्रूवल भी लेना होता है। अब किसका अप्रूवल चाहिए होता है? तो मैम जाहिर सी बात है लोकसभा और राज्यसभा का। तो लोकसभा और राज्यसभा का जो अप्रूवल लिया जाता है, इस अप्रूवल का समय हमें बताइए कितना होता है, कितना ड्यूरेशन होता है, ये बताइए। तो आप कहेंगे कि मैम लिखिएगा घोषणा के दिन से 1 माह के अंदर अंदर, जिस दिन डिक्लेयर किया गया है उस दिन से, घोषणा के दिन से 1 माह के अंदर अंदर, 1 माह के अंदर अंदर, within 1 month, within 1 month, ये इसके पास टाइम होता है 1 महीने के अंदर अंदर। अब आप कहेंगे कि अगर अप्रूवल नहीं मिला तो फिर भैया राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो जाएगा, और अगर अप्रूवल मिल गया, मतलब अप्रूवल का मतलब है स्वीकृति चाहिए इन दोनों की, ठीक है। तो आप कहेंगे कि अगर अप्रूवल मिल गया तो क्या होगा, क्योंकि एक तो ऑप्शन है अप्रूवल नहीं मिला तो इमरजेंसी खत्म। लेकिन लिखिएगा एक बार अनुमोदन से
एक बार अनुमोदन, वन टाइम अप्रूवल। एक बार अनुमोदन से प्यारे बच्चे 6 माह तक लागू, 6 माह तक लागू, 6 माह तक लागू को कहते हैं एग्जीक्यूट। 6 माह तक लागू यानी वन टाइम अप्रूवल। और अगर मैं आपसे बात करती हूं तो प्यारे बच्चे वन टाइम अप्रूवल से मैम 6 मंथ तक ये आपका लागू हो सकता है। लेकिन अगर हमें 6 महीने से आगे लगाना है फिर अप्रूवल, फिर लगाना है फिर अप्रूवल, अगेन एंड अगेन अप्रूवल लेना पड़ेगा। और इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम समयावधि मतलब नेशनल इमरजेंसी कितने समय तक लग सकती है, अधिकतम समयावधि कितनी होती है, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होता है, मैक्सिमम ड्यूरेशन। तो बेटा जी मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है इसका अनिश्चित काल, नो लिमिट। अनिश्चित काल आप लिख सकते हैं नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। अगेन एंड अगेन अप्रूवल लेकर इसको हम बढ़ा सकते हैं, कोई गिनती नहीं है, नो लिमिट, अनिश्चित काल। 3 साल बेटा इसमें नहीं होता है, 3 साल होता है प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अनिश्चित काल के लिए लगा सकते हैं। अब आप पूछेंगे नेशनल इमरजेंसी के प्रभाव क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट तो बेटा ये होता है कि आपकी जो शक्तियां हैं जिनका डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है, यहां पर शक्तियों का केंद्रीयकरण हो जाता है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हो जाता है। यानी कि अब आपकी जो कानून बनाने की शक्ति है वो संसद के पास होती है, राज्यों के पास नहीं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार, राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है, राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर दोनों सरकार। लेकिन इस समय पर क्या होता है, राज्य सरकार की शक्तियां खत्म हो जाती हैं और केंद्र सरकार शक्तिशाली हो जाती है और सब पर केंद्र सरकार ही प्यारे बच्चे कानून बनाती है। यानी डिसेंट्रलाइजेशन से क्या हो जाता है, सेंट्रलाइजेशन। अब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी क्यों लगाई, क्योंकि इस समय पर लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा, या लिखना लोकसभा या विधानसभा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा या विधानसभा के कार्यकाल को, कार्यकाल यानी कि टेन्योर, कार्यकाल को संसद एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, बढ़ा सकती है। और यही कारण था कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी को लगाया था। क्यों मैम, क्योंकि इस समय इलेक्शंस नहीं होते, क्योंकि मैम इस समय पर इलेक्शंस नहीं होते, इसलिए यहां पर क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि इलेक्शन तो होंगे नहीं तो मेरी ही सरकार बनी रहेगी, और ये उन्होंने मिसयूज किया था अपनी पावर का। तो आप बता दूं कि चाहे लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाए चाहे विधानसभा का, और उस समय अगर लगी हुई है नेशनल इमरजेंसी, तो बेटा आपके यहां पर इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि पुरानी लोकसभा या विधानसभा के कार्यकाल को ही बढ़ाया जाएगा। अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि मैम एक बार में केवल 1 वर्ष क्यों, उससे आगे भी तो नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। ऑफ कोर्स लग सकती है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष, आप कहोगे 1 वर्ष से ज्यादा लगाना है तो अगेन बढ़ाएगी, लेकिन एक बार में 1 वर्ष से ज्यादा नहीं बढ़ाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या प्रभाव पड़ता है मैम, फंडामेंटल राइट्स पर। आर्टिकल 358 कहता है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल
राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी अगर लगी है युद्ध यानी कि वॉर या बाह्य आक्रमण, या मतलब और बाह्य आक्रमण मतलब एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर नेशनल इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पे लगी है तो आर्टिकल 19 निलंबित यानी कि सस्पेंड हो जाएगा। निलंबित यानी कि बेटा जी सस्पेंड हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। ये सस्पेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर मैम आर्म्ड रिबेलियन के बेस पे लगी है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। बस दो बेसिस पर अगर लगी है तो ही सस्पेंड होगा। और नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 359 और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति आर्टिकल 21 को छोड़कर 2021 को छोड़कर मतलब ये कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे। समय राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर सकते हैं, को निलंबित कर सकते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 कभी भी प्यारे बच्चे सस्पेंड नहीं होगा, चाहे नेशनल इमरजेंसी किसी भी बेस पर लगी हुई हो, ठीक है। और आपको मैं एक और चीज बता दूं प्यारे बच्चे कि राष्ट्रीय आपातकाल को वापस कौन लेता है, तो वापस ले सकते हैं राष्ट्रपति, वापस लेते हैं राष्ट्रपति। मैम रिवीजन स्लाइड करेंगे हम कल ऐड, जिसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट और इमरजेंसी को खत्म करके दोनों का रिवीजन करवाऊंगी। और आपको मैं ये भी बता दूं प्यारे बच्चे कि अगर आपका कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो आप मुझे फटाफट यहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। इतना कैसे याद करें बेटा, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं। अगर आप इतना भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। मैं तो इसको सब वन लाइनर फॉर्म में लिखवा दूं, लेकिन क्या आप वन लाइनर फॉर्म में हर चीज समझ पाएंगे? क्या आप वन लाइनर फॉर्म में मैं सिर्फ इतना लिखवा दूं कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है, तो क्यों होता है? क्या ये क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आएगा? या मैं लिखवा दूं कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 5 वर्ष है, तो क्या आप ये क्वेश्चन नहीं आपके दिमाग में आएगा कि भाई 5 वर्ष के बाद पोस्ट पर रहते हैं या नहीं रहते हैं? आएगा कि नहीं आएगा? तो बच्चे आपका जो पॉइंट है, जो पॉइंट्स हैं, अगर वो क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, तो फिर एग्जाम में बड़ा मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन को टैकल करना। और आपको ऐसा भी नहीं कि मैंने पीडीएफ लगा दी और फटाफट ऐसे पढ़ा दिया हो, नहीं। मैं कोशिश करती हूं कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मैं आपको हाथ से लिखवाऊं, तो थोड़ी सी समझ विकसित करनी जरूरी है। रटने से अच्छा है कॉन्सेप्ट को समझना। कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल मैं आपको आर्टिकल 356 और 360 और 355 बताऊंगी, इससे कम क्या पढ़ाऊं। फिर अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी, मतलब उसके नेक्स्ट डे मंत्री परिषद और आपके प्रधानमंत्री, और उसी में हम मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद भी पढ़ लेंगे। फिर महान्यायवादी, महाधिवक्ता एक साथ पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे गवर्नर, ठीक। फिर मैं सीधा आपको लेके जाऊंगी संसद पे। और ध्यान रखिएगा संडे लंबी क्लास होगी। आप कितना भी कहते रहना बंद कर दो बंद कर दो, वो बंद नहीं होगी, क्योंकि मुझे आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है, ताकि आपके पास हिस्ट्री पढ़ने का एक जो समय है वो आपका रहे।
और आप रिवाइज कर सकें चीजों को। तो संडे भी क्लास आपकी रहेगी ही रहेगी, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज स्माइल करके जाइएगा। कोई भी क्वेश्चंस होते हैं आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना मेरी ड्यूटी है। आप इतना विश्वास बनाकर रखें कि आपको जो भी कंटेंट दिया जाएगा वो बेस्ट ही दिया जाएगा, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच आज के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।